नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई की सुबह नई दिल्ली से यूएई के लिए निकले थे। फिर नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे और 6 दिनों में 5 देशों की यात्रा कर 21 की सुबह यानी दिल्ली लौट आए हैं। सवाल यह कि इन 5 देशों के दौरे से क्या मिला, क्या हासिल हुआ। ऐसे समय में जब वैश्विक संकट है, प्रधानमंत्री ने इन 5 देशों की यात्रा क्यों की, इसके पीछे का मकसद क्या था, आज इस वीडियो में दिखाते हैं। दरअसल यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी अब भारत के स्ट्रेटेजिक तेल भंडारों में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी। पहली सफलता यूएई के दौरे से। जंग के हालात या सप्लाई रुकने पर इस रिजर्व पर पहला हक भारत का होगा। यूएई इस रिजर्व का किराया भी भरेगा और फिलहाल भारत के पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं। इनकी क्षमता 53.3 लाख मीट्रिक टन है, यानी इनमें करीब 4 करोड़ बैरल तेल स्टोर हो सकता है। उड़ीसा के चंदीखोल में नया रिजर्व और कर्नाटक के पादुर में रिजर्व क्षमता बढ़ाई जा रही है। भारतीय रिजर्व के अलावा यूएई के फुजेराह में भी भारत के लिए पेट्रोलियम रिजर्व करने की व्यवस्था की जाएगी। इस डील के मायने क्या है? भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसी नाजुकता को समझते हुए ये दौरे किए गए। इसलिए किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कुछ दिन का रिजर्व रखा जाता है। भारत के पास सिर्फ 9 दिन के खर्च के बराबर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व करने की क्षमता है, वो भी फिलहाल 65% भरे हुए हैं, जबकि जापान के पास 254 दिन, अमेरिका के पास 200 दिन और चीन के पास 120 से 180 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है। यूएई से मिलने वाले कच्चे तेल में 1.37 करोड़ बैरल भारत में स्टोर होगा। बाकी बचा 1.63 करोड़ बैरल यूएई और फुजेरा में मौजूद स्टोरेज में फैसिलिटी में उपलब्ध होगा। इससे भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 14 से 15 दिनों का हो जाएगा। यूएई से कच्चा तेल आने की एक और खास बात यह है कि इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी गुजरना पड़ता है। यूएई का तेल हशवान ऑयल फील्ड से खास पाइपलाइन के जरिए ओमान सागर के किनारे मौजूद फुजेरा बंदरगाह तक पहुंचता है। यहां से जहाज तेल भरकर सीधे भारत आ सकते हैं। अब इस यात्रा का दूसरा स्टॉप प्रधानमंत्री का जो था, दूसरा देश, वो था नीदरलैंड्स। वो यहां 15 मई की रात करीब 9 बजे पहुंचे और 1.5 दिन रुके। उन्होंने नीदरलैंड्स के राज परिवार और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात की। इस दौरान 17 एमओयू साइन किए प्रधानमंत्री ने। 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, वही आपको बताते हैं। पहला, चिप मेकिंग डील। नीदरलैंड्स की एएसएमएल कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक चिप मेकिंग में साझेदारी की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धुलेरा में चिप मेकिंग फैक्ट्री बना रही है। ये चिप मोबाइल फोन और गाड़ियों में लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भी इस चिप का इस्तेमाल होता है। चिप बनाने में काम आने वाली खास लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी में एएसएमएल कंपनी की मोनोपोली है। वो भारत में फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्शन शुरू करने में मदद करेगी। भारत अभी 90% चिप चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करता है और इसी कमी को समझते हुए यह महत्वपूर्ण डील की गई। 2023 से 24 में भारत ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की चिप इंपोर्ट की हैं। समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा पैसा है, जो 2016 से 20 गुना है। मतलब 2016 से 20 गुना फर्क इस डील में आया है। यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार कर रहा है। नीदरलैंड्स के सहयोग से भारत में यह चिप अब बन पाएगी। इससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, अगर हम इस पूरे दौरे को देखें तो क्रिटिकल मिनरल सपोर्ट मिलेगा। नीदरलैंड्स और भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उसके खनन के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी देगा। भारत 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मानता है। इनमें से कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ग्रेफाइट, निकल वगैरह शामिल हैं। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्मार्टफोन, 5G नेटवर्क से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष यानों तक होता है। फिलहाल भारत 70 से 100% क्रिटिकल मिनरल्स जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इस लिहाज से ये डील की गई है। खासकर हम चीन से भी करते हैं। प्राकृतिक रूप से इन मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन इनकी खोज में ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। हमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं इस पर। प्रोसेसिंग तकनीक की कमी भी हमारी रही है। अब नीदरलैंड्स के सहयोग से कुछ हद तक हमें यह उम्मीद है कि इस कमी को हम पूरा कर पाएंगे।
चीन पर निर्भरता भी इससे कम होगी। अब बात तीसरे पड़ाव की करते हैं। प्रधानमंत्री अपने तीसरे पड़ाव में 17 मई को स्वीडन पहुंचे। उन्हें स्वीडन के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन से मुलाकात की और स्ट्रेटेजिक साझेदारी के 6 महत्वपूर्ण समझौते किए। इसमें अगले 5 साल में कारोबार दुगना करने की बातें हुई। एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर दिखा। स्वीडन में मोदी से यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक वादा किया कि साल के अंत तक वो भारत और ईयू के बीच तय हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर देंगी। लेयन ने अब गणतंत्र दिवस पर भारत का दौरा किया था। अभी लास्ट आपने देखा होगा जब 27 जनवरी को इस समझौते की घोषणा हुई थी तो मोदी और लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया था। आप जानते होंगे, खूब चर्चाओं में था, सोशल मीडिया पर भी था। इस डील के तहत यूरोप से आने वाले करीब 96.6% चीजों से टैरिफ पूरी तरह हटा दिया गया या जाएगा, बहुत कम इसको कर दिया जाएगा। ऐसा ही यूरोप ने भी भारत से आने वाले 99.5% सामान पर ऐसा करेगा। चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव, प्रधानमंत्री पहुंचे नॉर्वे, जहां 18 मई को प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे। इससे पहले आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। अब 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की यात्रा की। कुल 12 मुद्दों पर समझौते हुए। इसमें सबसे जरूरी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके तहत नॉर्वे भारत के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। क्लीन एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। नॉर्वे की करीब 98% बिजली आपूर्ति क्लीन एनर्जी से ही होती है। अब भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी उत्पादन करना है, यानी जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अप्रैल 2026 में सिर्फ 283.46 गीगावाट तक क्षमता इंस्टॉल हुई है, यानी टारगेट से लगभग आधी। यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है नॉर्वे। भारत एलपीजी खरीद रहा है। नॉर्वे 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह नॉर्वेजियन सागर और वॉरेंटस सागर से तेल निकालता है। नॉर्वे हर दिन करीब 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कहा जाता है। इसका 90% एक्सपोर्ट भी कर देता है। ज्यादातर तेल यूरोपीय देशों को ही बेचता है। भारत कई मौकों पर नॉर्वे से छोटी खेपों में तेल खरीद चुका है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से भारत ने नॉर्वे से एलपीजी की खरीद भी बढ़ाई है। इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट के दौरान नॉर्वे की सबसे बड़ी तेल कंपनी इक्विनार भी इसमें शामिल हुई थी। इससे पहले 2024 में भी इक्विनार से भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए कच्चा तेल खरीदने की खबरें आई थी। भारत भविष्य में भी नॉर्वे से तेल खरीदने का विकल्प तलाश रहा है, जबकि ऐसी परिस्थितियां आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या हाल है और मिडिल ईस्ट में क्या संभावनाएं हैं। अब ऐसे में यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव के दिन यानी 19 मई को प्रधानमंत्री इटली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इटली में दोनों नेता एक ही कार में घूमे और 2000 साल पुराने कोलोजियम में सेल्फी भी लेने पहुंचे। मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। भारत और इटली के बीच कई समझौते हुए, उसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला IMEC से ट्रेड कनेक्टिविटी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी बनी। IMEC को आगे बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए। IMEC की घोषणा क्या है, क्यों हुई, वो सुनिए। 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 समिट हुआ था। इस दौरान इसकी घोषणा हुई थी। यह प्रोजेक्ट भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से रेलवे, पोर्ट और शिपिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ने का एक पूरा मास्टर प्लान है। IMEC क्यों अहम है, अब वो सुनिए। इटली और यूरोप के बड़े समुद्री ट्रेड सेंटर्स में शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने G20 के दौरान कहा था कि इसमें भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने और लागत 30 से 40% कम हम करने पर जोर दे रहे हैं, जो हो भी सकती है। IMEC ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जवाब में इसको तैयार किया जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा ट्रेड रूट भी बना रहा है। भारत अभी यूरोप के साथ अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से करता है। IMEC बनने के बाद भारतीय एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सकते हैं। अब दूसरा, AI टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटीज पर भी इस पूरे ट्रिप के दौरान जोर रहा।
मोदी ने कहा, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इटली की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया जाएगा दोनों देशों के बीच। दोनों देश जिम्मेदार और सुरक्षित एआई डेवलपमेंट पर भी साथ काम करेंगे। इसके अलावा भारत और इटली 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो से ज्यादा तक ले जाने का लक्ष्य बना रही है। फिलहाल भारत इटली के बीच 14 अरब यूरो यानी 1.60 लाख करोड़ का व्यापार है। दोनों देशों ने अपने संबंध को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया है। मोदी ने मेलोनी को भारत आने का न्योता भी दिया। अब इस दौरान दो ऐसे पहलू जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रहे। इन 5 देशों की यात्रा में एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार सवाल किए और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री उन सवालों से बचते नजर आए या उनका उस मायनों में जवाब नहीं दिया। दूसरा वो पल था जब प्रधानमंत्री ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट दी। इस पूरे 5 देशों के दौरे में 6 दिन में ये 2 सबसे ज्यादा वायरल हुए। अब हमने आपको एक एक महत्व समझाया। इस पूरे 5 देशों के दौरे पर आप क्या सोचते हैं, इसका कितना महत्व है? राजकीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध इससे कितने बेहतर होंगे? और ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व एक वैश्विक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में इस 5 देशों की यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यहां तक वीडियो देख लिया है उसके लिए शुक्रिया।